हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एक्स एम बी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर। वो है 3 सितंबर 2022। सो बिफोर आई बिगिन, मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो। एंड ऑल्सो हमारे वेबसाइट से बीपीडिया को डाउनलोड करो 3 सितंबर 2022 का, ताकि आप ये जो वीडियो अभी देख रहे हो और बीपीडिया से आप इसी चीज की डिटेल न्यूज को रिवीजन कर पाओ। सो बीपीडिया एंड ये वीडियो आपके करंट अफेयर प्रिपरेशन को एकदम कॉम्प्रिहेंसिव बना देगा। सो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज से। पहला न्यूज है गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लैंडिंग। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा इन दी अभी कुछ मंथ पहले आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप का रिपोर्ट को पब्लिक किया था फॉर कमेंट्स। वो वो जो वर्किंग ग्रुप था, जयंत कुमार डैश, जो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनके अंडर में बनाया गया था। ठीक है। तो ये जो वर्किंग ग्रुप है, इनका बेसिक फाइंडिंग क्या था वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्होंने फाइंड किया कि टोटल इंडिया में 1100 ऐसे एप्स है जो डिजिटल लेंडिंग का काम करते हैं। अब अगर आपको डिजिटल लेंडिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल से भाषा में डिजिटल लेंडिंग वो है, आपने अपने मोबाइल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया, करने के बाद आपने अपना आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल डाला, और वो ऐप के थ्रू आपको 5,000 10,000 का जो शॉर्ट लोन होता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है वो मिल गया। मतलब 3 महीना 6 महीने के लिए भी लोन मिल जाता है एंड वेरी शॉर्ट अमाउंट होता है, 5,000 10,000 या 20,000 डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी। बट ऐसा नहीं उसमें से 4-5 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट उसमें मिलता है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल लैंडिंग। ठीक है। तो जयंत कुमार डैश का जो वर्किंग कमेटी था, उस वर्किंग कमेटी में ये फाइंड किया उन्होंने कि टोटल 1100 के आसपास ऐप्स है, जिसमें से 600 ऐप तो इलीगल ही है। इलीगल का मतलब क्या है कि ये इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, रेगुलेट नहीं कर रहा है। आपको समझ में आ गया? लीगल का मतलब क्या है कि वो बिजनेस तो कर रहे हैं बट उनको रेगुलेट कोई नहीं कर रहा है। और इस वर्किंग ग्रुप में एक डिटेल्स इन्होंने फ्रेमवर्क रखा कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो इन्होंने क्या किया ना, ये जितने एप्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। सबसे पहला जो कैटेगरी था वो है रेगुलेटेड एंटिटी, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है। मतलब अभी देखो, 1100 से 600 इलीगल है, मतलब बाकी 500 तो लीगल है ना। तो वो 500 में से कुछ ऐसे प्रोवाइडर हैं जो डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई है। सेकेंड कैटेगरी उन्होंने ऐसा बनाया जो रेगुलेटेड एंटिटी तो है लेकिन नॉट बाय आरबीआई है। मतलब सीधा सीधा बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिजिटल लेंडिंग का काम कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्टली आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन वो अंडर रेगुलेशन है, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने परमिशन लेके वो कर रहे हैं। ठीक है। अब उतने डिटेल पे हम नहीं जाते कि कहाँ से। और एक तीसरा कैटेगरी उन्होंने बनाया, जो जो लोग ना पहले कैटेगरी में फॉल करते हैं ना दूसरे कैटेगरी में, मतलब इलीगल कैटेगरी। और वही है ये 600 लोग। आई होप ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया है। एक तो ये वर्किंग ग्रुप जयंत कुमार डैश के अंडर में था, ठीक है, जिन्होंने एक फ्रेमवर्क रखा, जिसको आरबीआई ने पब्लिक फोरम में डिस्कशन के लिए रखा था तब, लेकिन गाइडलाइंस अब आया है। ये चीज आप ध्यान देना। उन्होंने 1100 से 600 ऐप को इलीगल बताया है, और जितने भी डिजिटल लेंडिंग एप्स है ना, उसको डीएलएस बोलते हैं। डीएलएस, डिजिटल लेंडिंग एप्स। तो ये जो है ये इलीगल है। तो अभी इसमें से एक चीज समझते हैं। जब हमने डीएलएस को समझा, डीएलएस, राइट, डिजिटल लेंडिंग एप्स, ये तो समझ लिया। इसके साथ एक और टर्म जुड़ा होता है, एलएसपी, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ये कौन है? सिंपल सी बात है। आपको मैं दो ऐप का नाम बताता हूँ। एक तो नियो एक्स, ये मैं कंफर्म दूं, नियो एक्स बोल के एक ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर एंड आईओ स्टोर पे मिलेगा। ये एक डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइडर है, राइट। तो ये जो नियो एक्स है, इसको हम बोलेंगे डीएलएस, डिजिटल लेंडिंग ऐप। लेकिन दिस इज बैक्ड बाय इक्विटास बैंक। मतलब देखो, नियो एक्स सिर्फ एक फिनटेक कंपनी है, जो इक्विटास बैंक है उसी के सर्विस को लिवरेज करते हुए ये एक कस्टमाइज सर्विस अपने कस्टमर्स को दे रहा है। मतलब नियो एक्स के पास अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत कम है। ये सीधा सीधा डिपेंड किस पे है? इक्विटास बैंक पे, जिस जो है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर।
मतलब आप नियो एक्स के थ्रू एक सेविंग अकाउंट खोलते हो तो वो सेविंग अकाउंट इक्विटास बैंक में खुलेगा। आप नियो एक्स के थ्रू एक डेबिट कार्ड इशू करवाते हो तो वो इन पार्टनरशिप इक्विटास बैंक नियो एक्स इशू करता है। तो नियो एक्स के पास बहुत ज्यादा मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। अगर आप नियो एक्स से कोई पैसा उधार में लेते हो, मतलब पैसा आप ले रहे हो, लैंडिंग है ना, अगर नियो एक्स लैंडिंग में लेंडिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये अपने प्रोडक्ट्स नहीं है इसके, ये कहाँ से ला रहा है, ये एलएसपी से ला रहा है। एलएसपी कौन है इस केस में, इक्विटास बैंक है। तो ऐसा आपको ना कुछ कुछ मिल जाएगा, जुपिटर एक्स मिल जाएगा, और भी कुछ कुछ ऐसे एप्स है जो लीगल है, और वो डायरेक्टली किसी एलएसपी मतलब किसी के ऑलरेडी, मतलब एक ऑलरेडी बैंक है उसके सर्विस को एनहेंस कर रहा है यूजिंग फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। ये खेल ऐसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे चैलेंज क्या हो जाता है डीएलएस के लिए, इनके पास तो अपना प्रोडक्ट बोल के कुछ नहीं है, ये दूसरे के प्रोडक्ट में टॉपिंग करके, फिनटेक यूज करके एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो इन दैट सेंस इनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत लिमिटेड है, मतलब इनको प्रॉफिट कमाना इज वेरी टफ। ऑन द अदर हैंड इनको इनोवेट करना भी वेरी टफ है, क्योंकि देखो अभी जब कोई बिजनेस ये नया मार्केट में आए हैं तो ऑब्वियसली मोटिवेशन बहुत हाई है इनका, दे वांट टू डू समथिंग गुड, तो वो पैसा भी स्पेंड करेंगे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब रेवेन्यू सोर्स नहीं रहेगा इनके पास, देन क्या होगा, बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दे विल फेस एंड दे आर करेंटली फेसिंग इज दैट इनोवेशन का, मतलब पैसे से ही इनोवेशन होता है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एक चैलेंज हो गया। इसीलिए मोस्टली जो ऐप है ये इलीगल रास्ता चुनते हैं, मतलब डायरेक्टली। अभी देखो नियो एक्स को अगर किसी को पैसा देना है तो वो इक्विटास से उधार, मतलब इक्विटास के थ्रू देगा, ठीक है। अब इक्विटास उसमें से कुछ परसेंटेज नियो एक्स को पे करेगा, दैट्स इट, एज ए कमीशन कि हाँ भाई आपके प्लेटफॉर्म से गया है तो आपकी कमीशन रख लो। तो इन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है। बट जो इलीगल है वहां से आप कोई लोन लेते हो मान के चलो 5% में, तो ये शुद्ध 5% उसको खुद को जाता है, मतलब उसका रेवेन्यू ज्यादा है। उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन में नहीं जाते हैं हम, राइट, कि उसका इंटेंशन क्या है, वो बिजनेस क्यों कर रहा है उस पर नहीं जाते। हम सिर्फ देखते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब लीगल तरीके से बिजनेस कर रहा है जो, फॉर एग्जाम्पल नियो एक्स, जुपिटर एक्स, तो इनको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे जाना पड़ रहा है, बिकॉज they are dependent on LSP, lending service provider. But in case of illegal, ये तो कहीं पे डिपेंडेंट है ही नहीं, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज किसके सामने था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने था। एंड सिंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री, उनको कुछ एक्शन लेना था। उन्होंने सबसे पहले क्या लाया, वर्किंग ग्रुप लाया, पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा थ्रू थ्रू द वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप ने एक फ्रेमवर्क उनको बना के दिया, उन्होंने फिर फ्रेमवर्क को पब्लिक कमेंट्स के लिए बाहर छोड़ा, एंड अभी वो जो फ्रेमवर्क है वो क्या बन गया है, आपका गाइडलाइंस। तो इसमें एग्जैक्टली सेम चीज है जो चीज ऑलरेडी हम समझ चुके हैं उस फ्रेमवर्क में, बट फिर भी कुछ चीजों को हम समझ लें। तो देखो बैकग्राउंड स्टोरी तो आपको अब तक समझ में आ गया है। अब इसको समझते हैं। जो रेगुलेटेड एंटिटीज है एंगेज्ड इन क्रेडिट डिलीवरी थ्रू डिजिटल लेंडिंग विल हैव टाइम टिल नवंबर 30 टू कंप्लाई टू द लेंडिंग नॉर्म्स फॉर द एक्सिस्टिंग डिजिटल लोन्स। तो ये जो मैंने अरेंजमेंट बताया था, एलएसपी जो इक्विटास बैंक है और जो नियो एक्स है, तो यहाँ पे एक और इशू ये हो रहा था, मान के चलो मैंने लोन लिया, ठीक है, मैं हूँ एक्स, मैंने लोन लिया, तो मैं लोन तो लूंगा किसके थ्रू, नियो एक्स के थ्रू, क्योंकि मैंने नियो एक्स के थ्रू इक्विटास में अकाउंट खोला है। तो होता क्या था ना, ये एलएसपी नियो एक्स के अकाउंट में पैसा देता था, नियो एक्स मुझे लैंड करता था। तो ये सिस्टम अभी बंद हो जाएगा। आरबीआई बोल रहा है नहीं, जो डीएलएस है, डिजिटल लेंडिंग एप्स है, इनके अकाउंट से ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी ट्रांसफर या प्रोसेसिंग फीस है वो सीधा सीधा बोरोअर और लेंडर के बीच में होगा। एंड इसके लिए आप लोगों को टाइम मिलता है नवंबर 30। आप लोग मतलब आप स्टूडेंट्स नहीं, आप लोग मतलब मैंने यहाँ बैंक को बोला है ना, आरबीआई ने बोला आप लोगों को टाइम मिलता है नवंबर 30 तक का। अब however, for new and existing customers availing fresh loan, this norms will be applicable immediately। मतलब आज अब ये लेक्चर देखने के बाद आप लोन लेने जाओगे ना, तो ये रूल ऑलरेडी अप्लाई आपके बैंक में, आपके ऐप में ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये गाइडलाइंस इफेक्टिव इमीडिएटली है अभी।
The RBI also pointed out the obligation of the regulated entity will not diminish if they enter into outsourcing arrangement with the lending सर्विस प्रोवाइडर या डीएलएस। तो आरबीआई ने एक स्टेप आगे गए हैं। तो अभी क्या हो सकता है प्रोबेबल सिचुएशन, अभी एक चीज समझो। अभी क्योंकि पास जो फिनटेक कंपनी इनके पास रेवेन्यू सोर्स घट गया है, ये सीधा सीधा, अब मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये फ्यूचर अरेंजमेंट है। ओके ओके, मान के चलो कोई कंपनी एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई बैंक है ए बी सी, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बैंक है ए बी सी, ये डीएलए है। ये सीधा सीधा क्या करेंगे ना, एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि हाँ भैया मैं तो लोन दूंगा लोगों को, एक्स वाई जेड बोलेगा आप मुझे लोन दो और मैं वो पैसा मार्केट में घुमाऊंगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, उससे जो कमाई होगा आपका इतना परसेंट मेरा इतना परसेंट। अगर ये काम क्या हो गया, ये आउटसोर्सिंग वाला काम हो गया। मतलब बैंक अपना जो लेंडिंग प्रोग्राम है, जो बैंक को करना चाहिए वो किसी को आउटसोर्स कर रहा है थ्रू एन एग्रीमेंट। तो आरबीआई तो ये भी बोल दिया है कि ये एप्लीकेबल भाई इस अरेंजमेंट में भी है। मतलब फ्यूचर में लूप होल ढूंढ के अगर वो बिजनेस करना शुरू करे तो वो भी आरबीआई ने बंद कर दिया है इसके थ्रू। देन the central bank has clarified that disbursement has always made into the bank account and the borrower। I hope ये तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद जो भी फीस चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फीस एंड ऑल, वो एलएसपी को ही डायरेक्टली पे करेगा कस्टमर। मतलब मान के चलो यहाँ पे कस्टमर कौन हूँ, मैं हूँ, मान के चलो पी क्यू, पी क्यू मेरा नाम है। तो पी क्यू मैं जब एक्स वाई जेड से लोन लेने जाता हूँ तो ये मुझे कुछ फीस चार्ज करेगा, ऑब्वियसली बैंक भी करता है। तो मैं एक्स वाई जेड को ना पे करके डायरेक्टली जो लेंडर है एबीसी, इसके साथ डील करूँ, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट भी मेरा और लेंडर का जुड़ गया है। लेंडर मुझे जब पैसा देगा तो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली देगा, वो एक्स वाई जेड को नहीं देगा। और मैं जब ईएमआई पे करूंगा वो मैं किसको दूंगा, डायरेक्टली एबीसी को दूंगा, नॉट थ्रू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इस बीच में जो भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह इन्वॉल्व है वो सारे एबीसी ही पे करेगा। एंड इस पे एक और क्लॉज है, एक केएफएस, की फैक्ट शीट, राइट। तो की फैक्ट स्टेटमेंट, एक किसी भी एग्रीमेंट मतलब इस अरेंजमेंट में डिजिटल लैंडिंग स्पेस में अगर किसी को लोन लेना है तो आरबीआई का गाइडलाइंस अभी ऐसा है कि जिस भी बैंक से या जिस भी ऐप से आप लोन लोगे वो लीगल, ठीक है, हम अभी लीगल की बात कर रहे हैं कि लीगल ऐप है, तो वो सबसे लोन देने से पहले आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट देगा जिसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा और उसमें एक एनुअल परसेंटेज रेट भी लिखा होगा। तो देखो ये नॉर्मल लोन पे नहीं होता है। की फैक्ट स्टेटमेंट, ये सब चीज आप एकदम ध्यान दो। इसके अंदर क्या रहेगा, एपीआर, ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट रहेगा, जो क्लियरली आपको बताएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कितना परसेंटेज पे करना है और इस केएफ को आप एग्री करके बैंक को दोगे। और अगर आप अपना लोन जो भी है, मान के चलो आपने 6 मंथ्स के लिया, ठीक है, या मैंने यहाँ ना डेज में लिखना है 180 डेज, आपने 180 डेज के लिए लिया और आपको 100 दिन बाद आपको लगता है कि नहीं यू हैव एक्स्ट्रा मनी, आपको पैसा दे देना है, तो यही की फैक्ट स्टेटमेंट में ये सारे रूल्स भी लिखे हुए रहेंगे कि अगर आप अपने लोन को प्रीमेच्योरली पे करते हो तो एक कूलिंग पीरियड के बाद, मतलब आपने आज लोन लिया और कल ही आप पे करने गए, ऐसा नहीं होगा, एक कूलिंग पीरियड होगा, राइट। मतलब एक कुछ दिन होगा, क्योंकि उनको भी एक एक उन्होंने एक लोन दिया आपको, उनको भी उससे अर्न करना है। तो कल के डेट में आप तुरंत पे करने गए तो वो तो कुछ अर्न नहीं करेंगे ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो आरबीआई ने ये भी ध्यान रखा है, उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 50 दिन, आप 50 दिन से पहले लोन को क्लोज नहीं कर सकते। तो जैसे 50 दिन हो गया, आपने 60 डे पे लोन क्लोज करने बैंक चले गए। एंड ये जब बैंक गए आपको सारा डिटेल पता है कि की फैक्ट स्टेटमेंट में सब लिखा हुआ है कि आपको कितना पेनल्टी पे करना है अगर है तो, और कितना अमाउंट देके आपका लोन को क्लोज करना है। तो ये सारा डिटेल्स ऑलरेडी रहेगा। अब ये एप्लीकेबल किस किस पे है, कमर्शियल बैंक में है, एनबीएफसी में है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप देखो यहाँ पे पेमेंट बैंक इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये जो गाइडलाइंस है पेमेंट बैंक में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्यों पेमेंट बैंक इन्वॉल्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया।
तो बैकग्राउंड क्या है, इन ए कंट्री लाइक इंडिया रूरल क्रेडिट इज सोली रिलेटेड टू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब रूरल क्रेडिट तो रूरल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूरल इंडिया एग्रीकल्चर में डील करते हैं मोस्टली, और उसके एलिड सर्विसेज में स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, तो वो रूरल क्रेडिट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के दिन में क्या हो रहा है, मतलब एट प्रेजेंट उनको लोन लेना बैंक से बड़ा टफ हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको प्रूफ ऑफ ओनरशिप लेके, मतलब वो बिजनेस है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, लैंड है तो लैंड डॉक्यूमेंट, ये सारा चीज लेके उनको बैंक में जाना पड़ता है। बैंक में जाके कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद उनको लोन मिलता है, एंड दी टर्न अराउंड टाइम ये समवेयर अराउंड 2 to 4%, जिससे अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट एंड सिंपल, बिकॉज एक तो लोगों में पेशेंस, बार बार जाना बैंक में, 2 to 4 weeks वेट करना पर्टिकुलर चीज के लिए, इस एक कम्बरसम प्रोसेस कई रूरल लोगों को लगता है। सो वो क्या करते हैं ना, वो थर्ड पार्टी मतलब प्राइवेट लेंडर से ले लेते हैं। मतलब उनको इतना ये नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए अभी सुबह, उन्होंने सोचा शाम को उनको पैसा चाहिए, ऐसा तो बैंक में संभावना से ही बाहर है। सो आरबीआई का एक न्यू इनिशिएटिव है जो पायलट बेसिस पे चलेगा अभी, जो लिंक होगा किसान क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, और ये है द प्रोपोज डिजिटलाइजेशन ऑफ द केसीसी लेंडिंग प्रोसेस विल मेक इट मोर एफिशिएंट, रिड्यूस कॉस्ट फॉर बोरोवर एंड रिड्यूस ड्यूटी सिग्निफिकेंटली। मतलब ये क्रेडिट कार्ड का लिमिट में कुछ बढ़ाया जाएगा, जो क्रेडिट वर्दी पीपल है उनको आ, उनको एक ज़्यादा लिमिट मिलेगा ताकि वो तुरंत बोरो कर पाए। तो अच्छा काम करने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है रूरल क्रेडिट की। अभी ये जो पायलट है ये सितंबर 2022 पूरा चलेगा इन दिस सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ये धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सितंबर 2022 तक चलेगा, मतलब एक मंथ। मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु के कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक इस पे पार्टिसिपेंट्स है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 21-22। इसको रिलीज किसने किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे बताओ कितने मेंबर हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं आईएलओ का। दिस इज वेरी बेसिक। आगे है, ये रिपोर्ट इंडियंस के बारे में ऐसा बोलता है कि ओनली 24.4% ऑफ द इंडियंस हैव आर एनी सॉर्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट। मतलब या तो हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट। ठीक है, ये सारा चीज लोगों के पास है। कितने परसेंट इंडियन है, ओनली 24.4। बांग्लादेश के पास कितने हैं, 28.4। बट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आप देखोगे तो 24.4 इंडियंस, मतलब बांग्लादेश से 3-4 गुण ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा। अभी द रिपोर्ट नोट्स दैट मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया have 100% social protection net, while in Myanmar and Cambodia the number stands below 10%। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट एंड वर्स्ट कंट्री भी आपके सामने है। अभी कमेंट्स ऑन एशिया क्या है, तो कमेंट्स ऑन एशिया में आईएलओ की रिपोर्ट ने ये कमेंट किया कि जीडीपी पर कैपिटा ट्रेंड टू लो लेवल ऑफ वर्क इंजरी कवर्ड, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान कवर्स 5% ऑफ यू। मतलब जिन लोग काम करते हैं और वहाँ पे इलनेस होता है, तो वहाँ का जो कवरेज है, मतलब जो हेल्थ हेल्थ कवरेज है, तो वो 5% से भी कम वर्कर को बेनिफिट मिलता है। कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। सो हाँ, हमको अच्छा काम आगे करना होगा। ठीक है, बाकी ग्लोबल कमेंट्स ये है, इसको विकिपीडिया में आप और डिटेल से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग समझेंगे। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि एक मैथमेटिकल मॉडल बनता है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट जो है वो मिली सेकेंड्स पे ऊपर नीचे जाता है, बट उसका भी एक पैटर्न मैथमेटिकल मॉडल पे बन सकता है। मतलब वी एज ए ह्यूमन वी कांट कैलकुलेट दैट, बट यस हाई एंड सिस्टम्स कैन कैलकुलेट। मतलब बहुत ही महंगे कंप्यूटर्स, हाई एंड हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स जो मिली सेकेंड्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पूरा कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर्स के थ्रू प्रोग्राम्स बनाया जाता है, उसको बोला गया है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। जो क्या करता है ना, उस पैटर्न को समझता है एंड उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब पैटर्न को समझता है मीन्स कंप्यूटर को पास्ट डेटा भी चाहिए, पास्ट के मूवमेंट्स, मिली सेकेंड्स के मूवमेंट को स्टडी करके वो फ्यूचर के ट्रेंड को एनालाइज करता है और एक एल्गो ट्रेड जनरेट करता है। तो ये जो एल्गो ट्रेड्स है, इसमें फायदा आपको मेरे को नहीं है,
हम लोग जो 20-50 हज़ार रुपए में डील करते हैं ना, हमको इसमें फायदा नहीं है। फायदा है इसमें इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स को, जो मान के चलो एक बार में 3,000 करोड़ रुपए लगा दिए, तो इनको 5 पैसे का भी अगर मूवमेंट मिला ना, तो ये 5 पैसे में भी ये लोग 2-3 करोड़ रुपए 1-2 मिनट में कमा सकते हैं, मैंने थ्रू एल्गो ट्रेडिंग। तो अभी सेबी ने क्या किया ना, इसके अगेंस्ट में एक गाइडलाइन लाया। ठीक। तो इस गाइडलाइन ये बोलता है, द अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म आर ऑफरिंग एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सर्विस। मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जो अपने वेबसाइट के थ्रू बता रहे लोगों को कि हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सर्विस देते हैं, आप आओ हमसे सर्विस लो और अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमाओ। और ये कर भी रहे हैं, ये रेटिंग्स भी दे रहे हैं। मतलब ये अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट को रेट कर रहे हैं, ताकि आ, मान के चलो उन्होंने एक रेटिंग दिया A++ आईटीज के लिए। ठीक है, ए प्लस उन्होंने पीएसयूज के लिए दिया। अभी लोगों के कैपेसिटी के हिसाब से लोग जाएंगे और लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बट ये तो इलीगल है। मतलब ये तो ना रेट कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म भी अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है ना। मतलब एल्गो ट्रेडिंग ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर इससे प्रॉफिट कर रहे हैं, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है जो 20-50 हज़ार रुपए लेके जा रहे हैं, वो ये ट्रेडिंग के चक्कर में उनको लॉस ना हो जाए। तो सेबी का तो ये फंक्शन में ही आता है कि इन्वेस्टर्स का जो हक है उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। तो उसी के रिगार्ड में उन्होंने ये गाइडलाइंस निकाल दिया। न्यू गाइडलाइन क्या बोलता है, सच स्टॉक ब्रोकर हैज बीन restricted from the market making any reference to the past or expected future return of the algorithmic as well as associated with any platform that provides any reference of future return of the algorithm। इसका मतलब ये है, देखो, सेबी सीधा सीधा ये नहीं बोला कि आप एल्गोरिदम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एल्गोरिदम ट्रेडिंग डायरेक्टली इलीगल नहीं है, वो तो एक मैथमेटिकल मॉडल है। मतलब एक मैथ्स के सॉल्यूशन में एम्बेड है ट्रेडिंग, दैट इज नॉट इलीगल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आप 5 डेटा का रेफरेंस और उससे एक फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखा के लोगों को, यू ल्यूर पीपल राइट टू ट्रैप ऑन योर ऑफर्स, एंड लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लूज कर जाते हैं। ठीक है, एंड सेबी एज द गार्डियन ऑफ इन्वेस्टर्स, तो सेबी को तो कुछ करना होगा, तो सेबी ने वही किया। सेबी सीधा सीधा बोल दिया है कि आप ना तो कोई 5 डेटा का रेफरेंस ले सकते हो, ना ही एक्सपेक्टेड फ्यूचर आप बता सकते हो। बाकी आपको जो करना है करो। तो भैया आप मुझे बताओ, एल्गोरिदम ट्रेडिंग काम ही नहीं करेगा इस केस में तो। क्योंकि अगर एल्गोरिदम ट्रेडिंग को, अगर उस मैथमेटिकल मॉडल को 5 डेटा आप नहीं दोगे, तो वो फ्यूचर के पैटर्न को नहीं समझ पाएगा। पैटर्न को समझने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको 5 डेटा चाहिए। सो ऐसे सेबी ने क्या किया, ये इलीगल एक्टिविटी को खत्म करने की कोशिश की थ्रू दिस गाइडलाइन। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बता दूं इसका जो इफेक्ट है वो इमीडिएट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये शायद बहुत बड़ा न्यूज रहा होगा कल के दिन में, जो आपको पता है, आईएनएस विक्रांत, राइट। आफ्टर द कमीशनिंग ऑफ आईएनएस विक्रांत, विच इज इंडिविजुअली फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको बिल्ड किया है, डिजाइन किया है नेवीज इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, बिल्ट बाय कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में। और जो नेवी का सिंबल है एनसाइन, उसको भी चेंज किया गया है। इसमें ये हेक्सागोनल शेप, ये हेक्सागोनल शेप जो 6 साइड शेप है, ये शिवाजी महाराज को, महाराज के वैलर को डिपिक्ट करता है। ठीक है। सो अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें, तो इसमें 76% कंपोनेंट्स इंडियंस लगे हुए हैं। मतलब ये कंपोनेंट इंडिया में बना है। हम कल के न्यूज में देखे थे, जो स्टील इसमें लगा हुआ है, वो स्टील भी इंडिया के 3, मतलब सेल ने उसको सप्लाई किया है, डीआरडीओ ने उसको बना के दिया है, और सेल ने मैन्युफैक्चर किया है। तो सेल के भिलाई वाले प्लांट, बोकारो वाले प्लांट और राउरकेला वाले प्लांट से इसका स्टील गया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा डिटेल्स इस पे है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है G7 फाइनेंस मिनिस्टर मीट। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब एज ए न्यूज नहीं है, बट हाँ एज ए इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो अभी G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक छोटा सा मीटिंग किया ऑन रशियन ऑयल। लेकिन इन्होंने कोई डिसीजन नहीं इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंडिया एंड चाइना इसमें मेजर पार्टिसिपेंट नहीं था। बिकॉज रशियन ऑयल का मेजर बायर आज के दिन में इंडिया है, चाइना है। ठीक है, क्योंकि रशिया जो है ऑयल बाकी सारे ओपेक कंट्रीज से, यूएस से सस्ता में दे रहा है इंडिया को एंड चाइना को। अब पूरी दुनिया को भी दे रहा है, बट दुनिया तो सैंक्शन लगा के बैठी है, तो कोई खरीद नहीं रहा है।
बट इंडिया एंड चाइना तो खरीद रही है। तो G7 ने भी यहाँ पे कुछ उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। उन्होंने बोला है कि आ, हम इसको ये करेंगे, मतलब इंडिया के कमेंट्स और चाइना के कमेंट्स का वेट करेंगे। उन्होंने बाकी सारे कंट्रीज को भी पूछा कि क्या हम रशियन ऑयल जो सस्ता में दे रहे हैं उनके उनके ऊपर प्राइस कैप लगा सकते हैं कि नहीं। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। आगे चलते हैं। ये जो लक्ष्मण नरसिम्हन है, ठीक है, ये स्टारबक के नए सीईओ बनने चले हैं। ठीक है, पुणे बॉर्न लक्ष्मण नरसिम्हन इज सेट टू लीड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी चेन स्टारबक एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये एक सिएटल बेस्ड कंपनी है, मींस यूएस बेस्ड कंपनी है, एंड ये सीईओ एंड शेल फॉर्मली टेक रोल ऑन अप्रैल 1, 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। तो देखो ये न्यूज कम है, यहाँ पे मैं एक स्टैटिक चीज आपको समझाना था मुझे। तो आरबीआई गवर्नर नज बैंक टू रेस कैपिटल। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नर है ये स्पीच देके ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो ये तो गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम मॉरल सुएशन बोलते हैं। मतलब आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर अपने स्पीच के थ्रू कई बार बैंकों को कुछ बात मनाने की कोशिश करते हैं, या जब गवर्नर या डिप्टी गवर्नर ऐसा कुछ बात करते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आरबीआई का सेंटिमेंट छुपा होता है उसके पीछे, मतलब फ्यूचर एक्शन छुपा होता है। सो इसको बोलते हैं हम मॉरल सुएशन, राइट। तो ऐसे हम करंट अफेयर्स अगर हम कुछ स्टैटिक निकाल पाए तो हम निकाल के हम वो भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम कुछ वन लाइनर्स पे। वो है CCRS पार्ट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये है एक यूनिक इनिशिएटिव टू सपोर्ट द रिसर्च एफर्ट्स ऑफ ब्राइट यंग माइंड्स ऑफ द कंट्री बाय डेवलपिंग स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, जिसका फुल फॉर्म है स्पार्क, आई मीन जिसका एब्रिवेटेड टर्म है स्पार्क, फॉर आयुर्वेदा बीएमएस स्टूडेंट, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो फेलोस है, मतलब जो सेलेक्ट होंगे उनको 50,000 रुपये फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, 100 सीट पर सेशन का इसमें प्रावधान है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम सब ने 2 सितंबर 2022 को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया है, ये भी आपको याद रखना है। अभी ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स ड्यूरिंग 2022, इसमें UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 92% क्वेरी टाइम पे सॉल्व कर पाया है देश में, वो टॉप किया है ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स ड्यूरिंग अगस्त 2022। एक नेक्स्ट न्यूज जो हमको जानना है, चेंज इन एनएससी इंडेक्स। एनएससी आपको पता है निफ्टी 50 इक्विटी शेयर्स का एक इंडेक्स है, जिसका एक ईएफटी भी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है अभी इस मंथ में, एक श्री सीमेंट करके कंपनी इनके इंडेक्स में था, जिसको बाहर निकाल के उन्होंने अदानी ग्रुप को इंक्लूड किया हुआ है। ये था इंपॉर्टेंट न्यूज। With this, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB. Let's meet tomorrow morning.